देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें उचित गुणों का उपयोग करके यहाँ पे हमें गुणनफल ज्ञात करना है, इनका उत्तर ज्ञात करना है। देखते हैं पहला भाग 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। अब देखिए इसका उत्तर हम अगर जैसे संख्याएं दी है इनको हम ऐसे का ऐसे गुणा कर दें और इनको जोड़ दें आपस में, इन दोनों को 26 को और -48 को मैं गुणा कर दूं और -48 -36 को गुणा कर दूं और दोनों को आपस में क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुण सीखे हैं, कौन कौन से गुण सीखे हैं, साहचर्य गुण धर्म सीखा है, वितरण गुण धर्म सीखा है, तो इस तरह के हमने गुण सीखे हैं, तो हमको इनमें से उचित गुण का उपयोग करना है, यानी वो गुण लगाना है जिससे हमारा प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाए, स्मार्ट तरीके से हल हो जाए, हमको ज़्यादा जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना पड़े, आसानी से हम हल करें। तो क्या होगा, देखिए दोनों यहाँ पे दो पद दिख रहे हैं। एक तो जब ये पूरा एक ही पद माना जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है, तो ये पूरा एक ही टर्म है। 26 गुणा -48 एक टर्म है और यहाँ पे अगला -48 गुणा -36 एक टर्म है, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। लेकिन गुणा करते समय देखिए क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? बिल्कुल है। कौन सी है? देखिए -48 इस वाले में भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, -48 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे -48 हम क्या कर लेंगे, -48 बाहर ले लिया, यहाँ पे अंदर क्या बचा, 26 बचा, क्योंकि -48 हम बाहर ले चुके हैं। प्लस का निशान है बीच में, ये प्लस का निशान, -48 हम ले चुके हैं, पीछे क्या बचा, -36 बचा। अब यहाँ पे ये मैंने क्या कौन सा गुण लिया है, ये है वितरण गुण धर्म है, ये वितरण गुण। और वितरण गुण क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन फिर से बता देती हूँ। जैसे कोई संख्या है AB प्लस BC, अब यहाँ पे B देखिए बार बार आ रहा है, A के साथ में भी B आया है, BC के साथ में भी B आया है, तो मैंने क्या कर लिया, B को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा A प्लस C, ये होता है वितरण गुण। तो अंदर क्या बचा, B बाहर ले लिया, A प्लस C, इसी तरह से सेम इसी तरह से यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी यही हुआ है। यहाँ पे B की जगह कितना है, -48, A की जगह कितना है, 26 और C की जगह कितना है, -36, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको हम आगे हल करते हैं इसी को। तो ये मैंने -48 बाहर ले लिया, तो -48 इसको अंदर ब्रैकेट को हम हल करें, 26 प्लस माइनस -36, तो देखिए क्या आएगा, ये -48, 26 - 36 कितना हुआ, 26 - 36 हुआ -10। क्यों -10 हुआ, 26 में से 36 नहीं घटेगा, 36 में से ही 26 घटेगा, क्योंकि 36 बड़ा है, तो 36 में से हमने 26 घटाया, कितना बचा, 10, और जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह आता है, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या -36 है, -36 का चिन्ह माइनस का है, इसलिए उत्तर में माइनस का चिन्ह आया। तो यहाँ पे कितना आ गया, -48, ब्रैकेट में -10 है, ब्रैकेट में है मतलब गुणा, तो -48 को -10 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो माइनस का चिन्ह गुणा होके हो गया प्लस का चिन्ह, और संख्याएं आपस में गुणा हो गई 480। तो हमारा उत्तर कितना आया, 480 हमारा उत्तर आया, प्लस का 480। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 480 भी लिख सकते हैं, हमारा उत्तर 480। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं B भाग की। B भाग जो है, B भाग है 8 गुणा 53 गुणा -125। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे भी हम चाहें तो सीधा तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 8 को और 125 को एक साथ लिख देते हैं। 8 हम क्या लिखते हैं, 8 गुणा, हम यहाँ पे लिखते हैं 8 गुणा -125, इनको हम आपस में गुणा कर देते हैं और फिर हम 53 को गुणा कर देते हैं। इससे क्या होगा, 8 को हम 125 से गुणा करेंगे, तो देखिए 125 गुणा 8
कितना हमारा उत्तर आता है 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8, 9 10। हमारा उत्तर कितना आया 1000। और क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है, उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह, इसलिए -1000। तो ये हमने क्या करा, -1000 कर दिया, -1000 हमारा उत्तर आ गया। अब जो हमने यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी थी, तीनों में से मैंने 2 को एक साथ लिख दिया। तो ये कौन सा गुण यहाँ पे लागू हो रहा है, हमें गुण का भी नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये साहचर्य गुणधर्म, ये क्या है, साहचर्य गुण हमने यहाँ पे लागू किया है। तो ये साहचर्य गुण लागू करने से क्या हो गया, साहचर्य गुण क्या होता है, अगर A B गुणा C लिखा है तो इन दोनों को आपस में गुणा करो, या A गुणा B गुणा C, इन दोनों को आपस में गुणा करो, उत्तर हमारा सेम आता है। तो हमने यही करा है। यहाँ पे 3 संख्या लिखी थी, मैंने इन दोनों को एक साथ में गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने से मुझे क्या उत्तर मिल गया, 1000 मिल गया। अब मैं 1000 को गुणा कर दूंगी 53 से, तो अभी मेरा गुणा जो है बहुत आसान हो जाएगा। 53 को जब मैं 1000 से गुणा करूँगी, मुझे गुणा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं ऊपर 3 0 लगा सकती हूँ। और क्योंकि एक संख्या के आगे माइनस है तो उत्तर में माइनस आ गया, तो उत्तर मेरा -53,000 बहुत आसानी से आ गया। तो इसलिए मैंने 8 को 125 से गुणा करा। जब भी यहाँ पे इकाई के अंक पर 5 अंक वाली संख्या अगर है तो उसको हमें ऐसी संख्या से गुणा करना चाहिए जिसको गुणा करने से हमें 0 अंक वाली संख्या मिले, तो उससे हमारा उत्तर जो है बहुत आसानी से आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सी भाग की ओर। सी भाग देखते हैं, सी क्या है, सी है 15 गुणा, ब्रैकेट में है -25 गुणा -4 गुणा -10। तो यहाँ पे भी वही बात हम कर सकते हैं साहचर्य गुण की। हम क्या कर देते हैं, देखिए जिन 2 संख्याओं को आपस में गुणा करने से हमें 0 अंक वाली संख्या मिले, उनको हमें पहले गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 25 और 4 को अगर मैं गुणा करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो मेरा गुणा जो है वो आसान हो जाएगा। तो साहचर्य गुण का प्रयोग करके मैं 15 और -10 को तो एक साथ गुणा कर देती हूँ। ये मैंने गुणा कर दिया इनको एक साथ, और इधर मैं क्या गुणा कर देती हूँ, -25 गुणा -4। तो अब देखिए क्या होगा, 15 गुणा -10 कितना आ जाएगा, -150 गुणा -25 गुणा -4। 25 को 4 से जब गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 100, और क्योंकि दोनों संख्या माइनस की इसलिए प्लस का 100 आ गया। तो अब मैं जब -150 को 100 से गुणा करूँगी, पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देती हूँ। जब मैं किसी भी संख्या को 0 वाली संख्या से गुणा करती हूँ तो मुझे कुल उतने ही 0 जो है, कितने 0, 2 0 है, 2 0 मैं इस संख्या के ऊपर लगा देती हूँ। तो मेरा उत्तर कितना आ गया, 150 तो था ही, ऊपर मैं 2 0 लगा देती हूँ, ये मेरा उत्तर आ गया। यहाँ पे मैंने क्या करा, 0 वाली संख्याओं को गुणा करना सीखिए आप। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा कि 125 गुणा, ये मैं कर रही हूँ 1000, तो मुझे गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सीधा 125 लिखना है, ऊपर 3 0 लगा देने हैं। जैसे मैंने लिखा 172 गुणा, ये मैंने लिखा 5 0 वाली संख्या से गुणा कर रही हूँ, मुझे गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऊपर मुझे कितने गुणे 0 लगा देने हैं, 5 0 लगाने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साथ में 1 होना चाहिए, 1 के अलावा अगर यहाँ कोई संख्या होगी तो हमारा ये उत्तर समान नहीं आ सकता। तो ये हो जाता है हमारा सी भाग। सी के बाद देखिए डी भाग देखते हैं। डी भाग है हमारा -41 गुणा 102। अब देखिए -41 को मैं सीधा 102 से गुणा कर सकती हूँ, मेरा उत्तर सही आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे गुणधर्मों का उपयोग करना है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 102 हम अपना गुणा आसान बनाने के लिए 102 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 100 + 2। 102 को मैंने क्या कर दिया, 100 + 2। अब यहाँ पे हमें लगाएंगे वितरण नियम, लगाएंगे यहाँ पे वितरण नियम से क्या होगा, -41 जो है पहले 100 से गुणा होगा,
उसके बाद में -41 2 से गुणा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, -41 पहले किससे गुणा हो रहा है, 100 से, ब्रैकेट के अंदर है इसलिए अलग अलग, फिर ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान। अब -41 गुणा हो रहा है किससे, 2 से, तो -41 गुणा 100 तो हो गया, -41 के ऊपर 2 0 लगा दूँ, प्लस -41 गुना 2 कितना हो गया, 82, -82। अब यहाँ पे -41 100 प्लस माइनस -82, ये आ गया। इन दोनों को हम जोड़ें तो हमारा उत्तर क्या, दोनों संख्याएं माइनस की है इसलिए आपस में जुड़ जाएगी और ये आ गया हमारा उत्तर। इसको मैं थोड़ा सा खुला खुला लिखूं, माइनस, दोनों के आगे माइनस इसलिए ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने गुण लगाया है ये कौन सा गुण है, वितरण, वितरण गुण या वितरण नियम जो यहाँ पे लगा है। क्या होता है वितरण नियम, आपको पता ही है, जैसे a प्लस बी इस तरह से है और ब्रैकेट के बाहर c है, तो a पहले गुणा होगा c से, ac प्लस b गुणा होगा c से, क्या हो जाएगा, bc। तो ये हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा डी भाग। डी भाग के बाद देखिए ई भाग आता है। ई भाग क्या है, ई भाग कहता है 625 गुणा -35 प्लस -625 गुणा 65, ये हमारा ई भाग है। अब इसमें देखिए 625 और -625, यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारी जो दोनों कॉमन है। अगर हम इस माइनस को यहीं पे छोड़ देते हैं, 625 यहाँ पर भी है और 625 यहाँ पर भी है, तो ये हमारा 600, यहाँ पे कौन सा गुण लागू होगा, दो जगह है उसमें से हमको कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे वितरण नियम लागू करते हैं हम। पहले से वितरण तो हो रखा है, 625 दो जगह वितरित है, दो जगह बिखरा हुआ है, तो हमें 625 को बाहर निकाल लेना है। अब ध्यान रखिएगा हमने सिर्फ 625 को निकाला है, या माइनस का निशान था वो यहीं छूट गया है। तो यहाँ पे देखिए 625 बाहर आ गया, कितना अंदर बचा, -35 बचा। फिर यहाँ से हमने 625 निकाल लिया, ये प्लस का निशान था यहाँ पे, ये प्लस का निशान रखते हैं। अंदर क्या बचा, -65। अब ये माइनस कहाँ से है, ये माइनस इस 625, ये 625 पीछे छोड़ के गया है माइनस को, तो ये -65 हमने लिख दिया। तो ये हमने लिखा। अब देखिए क्या आ जाएगा, 625 तो बाहर ही रखो, ब्रैकेट को हल करो, -35 प्लस माइनस -65, तो देखिए क्या आ जाएगा, 625 प्लस, दोनों ही संख्याएं जब माइनस की होती है तो जुड़ जाती है और माइनस का निशान आता है, दोनों की जुड़ी तो आया 100। अब ये क्या है, 625, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा, गुणा किससे कर रहे हैं, -100 से। तो गुणा करते समय देखिए एक संख्या प्लस की एक माइनस की, उत्तर में माइनस आ जाएगा, और गुणा हमें पूरा गुणा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, 625 तो है ही, 2 0 लगा दो ऊपर, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वितरण नियम से ई भाग हल। ई के बाद देखिए एफ क्या है, 7 गुणा 50 माइनस 2। अब यहाँ पे भी कौन सा लागू होगा, वितरण नियम लागू होगा, तो क्या होगा, 7 पहले गुणा हो जाएगा 50 से, फिर 7 गुणा हो जाएगा 2 से। तो देखिए करते हैं, 7 को पहले गुणा करते हैं हम 50 से, माइनस का निशान है बीच में, माइनस लगा दीजिए, फिर 7 गुणा होगा किससे, 2 से, तो 7 गुणा 50, 7 पंजे 35, 0 का 0, माइनस 7 दूनी 14, 350 में से 14 घटा देंगे, हमारा उत्तर आता है 336। तो 336 जो है हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, एफ के बाद में देखिए जी भाग कहता है -17 गुणा -29, ये हमारा जी भाग है। अब यहाँ पे हम चाहें तो सीधा गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा इसको आसान बना के करना है। -17 को मैं -17 ही लिखती हूँ फ़िलहाल, और -29 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 30 प्लस 1,
क्यों लिखा मैंने ऐसा? -30 + 1 लिखने को अगर हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? -30 आएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा जो गुणा है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वितरण नियम लागू होगा। पहले 17 को मैं किससे गुणा कर दूँ? 30 से, -17 को, और फिर कर दूँ 1 से। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? -17 गुणा -30, बीच में प्लस का निशान है, प्लस -17 किससे गुणा हो रहा है अब आगे? 1 से। तो -17 गुणा -30, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये 0, और 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 51 आता है, और 0 मैंने लगा दिया, प्लस -17 गुणा 1 कितना आया? -17। अब यहाँ पे आ गया 510 प्लस माइनस -17, 510 में से 17 घटा दो, 493, ये हमारा उत्तर आ जाता है। G भाग हो गया। अब देखिए H भाग क्या है? -57 गुणा -19 प्लस 57। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये एक पद है क्योंकि बीच में गुणा है, ये पूरा एक पद है, और ये 57। तो दोनों में क्या कॉमन है? 57 कॉमन है। यहाँ पे वितरण नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे कौन सा नियम लागू है? वितरण गुण जो है यहाँ पे लागू हो रहा है। हम इसकी बात कर रहे हैं, नीचे वाले की। वितरण गुण है तो 57 कॉमन आ रहा है, मैं 57 कॉमन निकाल लेती हूँ। मैंने सिर्फ 57 निकाला, इसलिए पीछे यहाँ पे माइनस रह चुका है, माइनस रह गया है, और यहाँ पे कितना बच गया है? माइनस का चिन्ह बचा है, और यहाँ पे बचा -19, और यहाँ पे प्लस 57 तो मैं निकाल चुकी हूँ। यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ 1 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। 57, ये माइनस माइनस तो हो गया, प्लस ये हो गया 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 कितना आ गया? 20। तो 57 गुणा 20, 57 को हम 20 से गुणा कर देते हैं, ये आता है 1140। ये हमारा उत्तर है। यहाँ पे मैंने क्या करा? देखिए 57 मैंने बाहर ले लिया था, अंदर बचा, यहाँ पे हमने 57 जब बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस बचा ना, एक -1 बच गया। 57 को बाहर ले लिया, -1 बचा, तो -1 को जब -19 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 19, और पीछे बचा है 1, तो ये 57 गुणा 19 प्लस 1 20, 1140। तो ये हमारा H भाग हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा काफ़ी बड़ा प्रश्न था, 5वां, ये हल हो चुका है। देखिए प्रश्न संख्या 6, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, हिमीकरण प्रक्रिया मतलब कोई ठंडा होने की प्रक्रिया है, जिससे कोई चीज़ ठंडी होती है, कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा? किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, कोई प्रक्रिया है जिसमें ठंडा होता है कोई वस्तु, उस प्रक्रिया में किसी कमरे का तापमान जो है शुरू में कितना है? कमरे का तापमान जो है कितना है? 40 डिग्री। कमरे का तापमान कितना है? तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस से अब वो क्या हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी इस 40 डिग्री सेल्सियस को प्रति घंटा कितना कम करना है? 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। 40 में से 5 गया, कितना आया? 35 डिग्री सेल्सियस बचा। 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो कितना बचा? 35 डिग्री सेल्सियस। कितनी देर बाद बचा है ये? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे बाद की बात है। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद तापमान कितना बच रहा है? 35। अब ये कह रहा है इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा? ये तो 1 घंटे की बात है, दूसरा घंटा जब होगा, अब इसी क्रम को देखिए हम आगे चलाते रहते हैं। यहाँ पर हमने -5 करा, फिर हम दोबारा से -5 करेंगे, ये हो गया। जो भी आएगा ये 2 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद। फिर हम -5 करेंगे, जो भी आएगा ये 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद।
ठीक है। फिर हम -5 करेंगे, ये 4 घंटे बाद। फिर -5 करेंगे 5 घंटे बाद, ठीक है। फिर -5 कर रहे हैं, ये 6 घंटे बाद। -5 कर रहे हैं 7 घंटे बाद। फिर -5 कर रहे हैं 8 घंटे बाद। फिर -5 ये 9 घंटे बाद। फिर -5 ये हो गया 10 घंटे बाद। तो ये हमको पूछा है कि 10 घंटे के बाद में जो है वो तापमान कितना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं कैसे किया। 40 में से 5 घटाया, 35 बचा था। अब 35 में से 5 कम हो जाएगा, 35 में से 5 कम हुआ, कितना बचा, 30। अब 30 में से फिर अगले घंटे 5 और कम हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस। 30 में से 5 हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 में से फिर से 5 कम हुआ 20 डिग्री सेल्सियस। 20 में से फिर 5 कम हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। 15 में से 5 कम हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। 10 में से 5 कम हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। 5 में से 5 कम हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। 0 में से 5 कम हुआ 0 - 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे -5 दोनों माइनस 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 10 डिग्री सेल्सियस। ये है 10 घंटे बाद। ये पूछा था कितने घंटे बाद, ये सब घंटे ही है, ठीक है। ये सारे जो है घंटे हैं। तो 10 घंटे के बाद में हमारे कमरे का तापमान कितना निकला, -10 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा उत्तर है कि इसने क्या पूछा, कमरे का तापमान जो है प्रति घंटा 5-5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस, पहले घंटे में ये 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, फिर ये 5 कम हुआ, फिर 5 कम, इस तरह से कुल 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे के बाद में तापमान कितना बचा कमरे का, ठंडा करने का प्रक्रिया है हिमीकरण प्रक्रिया। तो 10 घंटे के बाद में कमरे का तापमान बच गया -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में, कोई क्लास टेस्ट हो रहा है, 10 प्रश्नों का है, उसमें 10 प्रश्न दिए हैं, में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी अगर आप सही उत्तर लिखेंगे, आपका आंसर सही होगा, सही उत्तर के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 अंक। एक प्रश्न के आपको 5 अंक मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके सही उत्तर है, एक उत्तर आपका सही है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। सही की जगह अगर आपका उत्तर गलत हो गया, गलत उत्तर है, तो आपके अंक जो है नेगेटिव हो जाएंगे, -2 अंक दिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए दिए जाते हैं। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। प्रयत्न नहीं किया है तो कितना अंक है, 0। यानी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन को, ना उसको आपने सही किया ना रॉन्ग किया, आपने हल ही नहीं करा है, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसका, मोहन की बात कर रहे हैं। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। देखिए मोहन की बात की जा रही है पहले प्रश्न में, पहले भाग में। मोहन जो है 4 प्रश्नों के सही उत्तर, मोहन क्या कर रहा है, 4 सही उत्तर दे रहा है, तो उसको कुल अंक कितने मिलेंगे, क्या होगा, कितने सही उत्तर कर रहा है, कितने प्रश्न सही कर रहा है, 4 सही कर रहा है। सही के लिए उत्तर कितना, अंक कितने मिल रहे हैं, 5। अगर उसने एक प्रश्न सही किया होता तो उसको 5 अंक मिलते। उसने 4 उत्तर सही करे हैं, 4 प्रश्न सही करे हैं, तो 4 के लिए उसको कितना अंक मिल जाएगा, 4 × 5 20। 20 क्यों दिया, समझ में आया। अगर वो एक प्रश्न को सही करता तो उसको कितने नंबर मिलते, 5। अगला भी उसने सही किया 5, अगला भी सही किया 5, अगला भी सही किया 5। यानी उसने लगातार 1, 2, 3 और 4 प्रश्न अगर सही कर दिए हैं, तो 4 को सही करने के लिए उसको कुल अंक कितने मिल गए, 5 चौक 20, 20 अंक मिले ना, ये मैंने बताया 20। तो 4 प्रश्न सही किए, उसको 20 अंक मिल गए। उसके बाद क्या बोला है, और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। गलत कितने दिए हैं उसने उत्तर, गलत दिए हैं उसने 6, गलत दिए हैं
6 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। तो देखिए 6 के लिए गलत, 6 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो गलत उत्तर के लिए एक अगर गलत उत्तर देता है तो कितने अंक मिलते हैं? -2। तो 6 गलत दिए हैं तो कितना मिलेगा? 6 गुना -2, 6 गुना -2 यानी -12। यानी अब उसके कुल अंक कितने मिलेंगे मोहन को? कुल अंक की अगर बात की जाए कि मोहन को कुल अंक कितने मिलेंगे, तो सही उत्तरों के लिए तो उसको मिले थे 20 नंबर। दोनों को जोड़ दिया जाएगा, सही और गलत वालों को। सही के लिए मिले थे 20 और प्लस ये तो थे सही के लिए, और गलत के लिए कितने मिले हैं? गलत के लिए मिले हैं उसको -12। तो 20 प्लस -12, 20 प्लस माइनस क्या हो गया? -20 -12। तो 20 -12 कितना आ गया? 8। ये आपका उत्तर है कि मोहन को कुल अंक कितने मिले हैं? 8। तो सही के लिए उसको 20 हो गए और गलत प्रश्न 6 थे, तो 6 का एक प्रश्न का -2 नंबर मिलते हैं। तो 2 प्रश्नों के लिए कितने हो जाएंगे? -4, 3 के लिए हो जाएंगे -6, 4 के लिए हो जाएंगे -8, 5 के लिए हो जाएंगे -10 और 6 के लिए -12। तो कुल अंक जो है इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 को और -12 को, तो ये मोहन के अंक हो गए। दूसरा भाग कह रहा है, दूसरा भाग क्या कह रहा है? दूसरा भाग है रेशमा। दूसरा भाग देखिए क्या कह रहा है? रेशमा की बात कर रहे हैं। रेशमा के 5 उत्तर सही, 5 उत्तर सही। तो देखिए 5 उत्तर सही है, एक सही के लिए कितना मिल रहा है? 5 अंक मिल रहे हैं। 5 सही के लिए कितना हो गया? 25। और 5 उत्तर गलत है, 5 उत्तर गलत, एक गलत के लिए कितना मिल रहा है? -2। तो 5 के लिए क्या हो गया? -10। अब हमें क्या करना है? 25 और -10 को जोड़ देना है, ऐसे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसको हम लिख के करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? रेशमा की। रेशमा की बात हो रही है। तो रेशमा के 5 उत्तर सही, सही उत्तर की संख्या हम पहले लिख देते हैं। सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर कितने दिए हैं रेशमा ने दिए हैं 5 सही उत्तर दिए हैं। तो सही उत्तर की संख्या तो 5 होगी, तो अंक कितने मिलेंगे उसको? 5 सही के लिए 5 सही है, एक सही के लिए 5 मिलता है, तो 5 सही है तो कितने मिल गए? 25। बात समझ आ रही है? अगर एक प्रश्न का उत्तर सही देती है तो 5 अंक मिलते हैं। तो 2 सही देगी तो 10, 3 सही देगी तो 15, 4 देगी 20 और 5 दिए तो 25 मिल गए। और अगर उसी के गलत उत्तरों की बात की जाए तो गलत उत्तर की संख्या कितनी है उसकी? गलत उत्तर भी वो कितने दे रही है? 5 ही दे रही है। तो गलत उत्तर की संख्या है 5। तो अंक कितने मिल गए? 5। अगर उसने उत्तर गलत दिए हैं तो अंक कितने मिल गए? 5। तो 5 उसके क्या है? गलत उत्तरों की संख्या, और एक गलत उत्तर के लिए दिया जाता है -2 अंक। तो ये हो गया 5 दूनी 10, -10 हो गया। तो इसके कुल अंक कितने आए? कुल मार्क्स कितने आए? दोनों प्लस माइनस को जोड़ दिया जाए, कुल अंक क्या होगा? प्लस और माइनस वाले को जोड़ दिया जाए तो आएगा 25 प्लस -10, ये उसका कुल आएगा। प्लस माइनस माइनस, 25 - 10 कितना आ गया? 15। तो रेशमा के कुल अंक कितने हो गए? 15 अंक हो गए। इसी प्रकार तीसरा भाग कहता है, देखिए तीसरा भाग पढ़ लेते हैं। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, कुल 7 प्रश्न किए उसने, उसमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। देखिए 2 का उत्तर सही है, 2 उत्तर सही है यानी 2, एक सही के मिल रहा है 5, 2 सही के लिए मिल गया 10, और 5 का उत्तर गलत है, 5 का उत्तर गलत है, एक के लिए मिल रहा है -2 और 5 के लिए मिल गया कितना? 5 गुणा -2, 5 गुणा -2 कितना हो गया? 10। तो उसके कुल अंक प्राप्त कितने होंगे? देखिए एक यहाँ पे आया 10, एक आया -10, आंसर कितना आ गया? 0। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हीना की। तो देखिए हीना के सही उत्तरों के अंक, सही उत्तरों के अंक, सही उत्तर कितने हैं हीना के? कुल 7 में से 2 सही है, 2 सही है, तो 2 सही है तो उत्तर अंक कितने? एक के लिए 5 मिल रहा है, 2 के लिए कितना मिल जाएगा? 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। और गलत उत्तरों के अंक, गलत उत्तर कितने हैं उसके? 5 गलत है, 5 गलत है,
और एक गलत के लिए मिल रहा है 2 अंक, -2, तो ये हो गया -10। और तो फिर कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 10 प्लस -10। तो देखिए 10 प्लस माइनस माइनस 10 - 10 कितना हो गया, 0। तो हीना के अंक कितने हो गए, 0। देखिए 8वां प्रश्न है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। यानी कोई एक सीमेंट कंपनी है, वो सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेच रही है, तो सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना, 8 रुपया प्रति बोरी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर लाभ, साथ साथ में लिखते रहते हैं, सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर लाभ, एक साथ लिखेंगे तो हम भूल जाएंगे हमने क्या पढ़ा था। तो कितना हो रहा है, 8 रुपये प्रति बोरी यानी हर एक बोरी को बेचने पर जो है उनको 8 रुपये का लाभ हो रहा है। और स्लेटी यानी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि हो रही है। क्या बोला, सफ़ेद की तो बात कर ली हमने, बोला ग्रे सीमेंट की बोरी पर लाभ की जगह क्या हो रही है, हानि। सफ़ेद की जगह ग्रे अगर बेची जा रही है तो ग्रे बोरी बिकती है तो प्रति बोरी 5 रुपये प्रति बोरी उनको क्या हो रहा है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। क्या कहा है, ए भाग को फिर से सुनिए कि किसी महीने में वो कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचती है और 5000 बोरियां स्लेटी यानी ग्रे सीमेंट की बेचती है, तो उसको लाभ होगा या हानि, ओवरऑल उसको क्या होगा वो बताना है। तो देखो सफ़ेद सीमेंट की ए भाग हम हल कर रहे हैं, सफ़ेद सीमेंट बेच रही है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी है, सफ़ेद सीमेंट की बोरी कितनी बोरी बेची उसने, सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरी बेची। अब हमें प्रश्न में क्या कहा था कि अगर सफ़ेद सीमेंट बेचती है तो उसको लाभ होता है प्रति बोरी 8 रुपये प्रति बोरी उसको लाभ होता है। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कुल कितनी बेची उसने, 3000। तो कहने का मतलब सफ़ेद सीमेंट बेची तो उसको लाभ तो हुआ है, कुल कितना लाभ हुआ है, तो सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर हम लिख देते हैं लाभ, कितना लाभ हुआ, एक बोरी बेचने पर होता है 8 रुपये का लाभ, कितना, 8 रुपये का लाभ। तो 3000 बोरियां अगर बेची है तो लाभ ज़्यादा ही होगा। एक बोरी बेचने पर अगर 8 रुपये का लाभ होता है तो 3000 बोरियां बेचने पर लाभ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ बढ़ जाती है तो उसके लिए क्या होता है, गुणा होता है। अगर एक पेन का 2 रुपया है तो 10 पेन के कितने रुपए होंगे, 10 के कितने रुपए होंगे, तो एक पेन के अगर 2 है तो 10 के कितने होंगे, 10 गुणा 2, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लाभ हो गया, कितना लाभ होगा, 8 तेरी 24 और ये 3 0 मैंने लगा दिए, ये हो गया लाभ, हो गया 24,000 रुपये का सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर। अब उसने बाद में क्या बोला कि 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां भी बेची है उसने। स्लेटी सीमेंट की बोरियां कितनी है, स्लेटी या ग्रे, तो स्लेटी सीमेंट की बोरी, स्लेटी सीमेंट की बोरी कितनी बेची है, स्लेटी सीमेंट की बोरियां उसने बेची है 5000 बेची है, 5000 बेची है। तो स्लेटी सीमेंट बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, प्रश्न में दिया है हानि हो रहा है। कुल हानि, यहाँ पर कुल हानि कितनी हो गई, एक बोरी को बेचने पर हानि हो रही है 5 रुपये, तो 5000 बोरियां बेचने पर हानि कितनी हो जाएगी, 5 पंचे 25 और ये 1000, 25,000 रुपये की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब लाभ तो हुआ 24,000 रुपये का और हानि हुई 25,000 रुपये की, तो उसको ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल मतलब अंत में उसको फाइनली उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। लाभ तो उसको देखिए कितना हो रहा है, लाभ वाले को अगर मैं आपको यहाँ पे लाभ वाला दिख रहा है, लाभ कितना है उसको 24,000 का, और हानि कितनी है उसकी 25,000 की। तो ज़्यादा कौन है, लाभ ज़्यादा है या हानि ज़्यादा है, हानि ज़्यादा है। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, हानि हुई।
हानि कितने की हो रही है, 24,000 और 25,000 को माइनस कर दो, 25,000 में से 24,000 माइनस कर दो, ये उसकी हानि निकलती है। तो हानि कितनी होती है उसको, 1,000 रुपये की। तो कुल उसको ओवरऑल उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है, और हानि कितनी हो रही है, 1,000 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये उसका ए भाग हमारा यहाँ पे हल होता है। बी भाग देखिए, बी भाग क्या कह रहा है, बी भाग कह रहा है यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400, स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कह रहा है, अगर स्लेटी सीमेंट की बोरियां 6,400 बिकती है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और ना ही हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या कहा जा रहा है कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या जो है 6400, 6,400, अगर 6,400 कंपनी जो है स्लेटी सीमेंट यानी ग्रे सीमेंट की बोरियां बेचती है 6,400, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, प्रश्न गलत है, तो उसको सफ़ेद होगा यहाँ पे। तो उसको ये प्रश्न कह रहा है क्योंकि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियां तो 6,400 है, तो ये कह रहा है कि कंपनी को कितनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी बेचनी चाहिए ताकि उसको ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, तो ये प्रश्न कहा गया है कि अगर वो स्लेटी सीमेंट की 6,400 बेचता है, अब 6,400 स्लेटी की बेचेगा तो क्या होगा, उसको हानि होगी। तो हानि होगी तो उस हानि को कम करने के लिए वो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे कि उसको क्या हो, ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए स्लेटी यानी ग्रे बोला है, ग्रे सीमेंट की बोरी, ग्रे सीमेंट की बोरी की संख्या कितनी संख्या बेच रहा है वो, 6,400। तो स्लेटी सीमेंट बेचेगा तो उसको क्या होगा, हानि कितने की होगी, एक बोरी बेचने पर बता रहा है कि 5 रुपये की हानि होती है। तो 6,400 बोरियां बेचता है तो उसको कुल हानि कितनी हो जाएगी, देखो 2 जीरो तो 2 जीरो ऐसे लिख दिया हमने। अब 5 को गुणा करना है 64 से, 5 चौक 20, 2 हासिल में, 6 पंज 30 और 32,000 की उसको कुल हानि हो जाती है, 32,000 की हानि हो रही है। अब 32,000 की, अब देखिए इसको आगे थोड़ा ध्यान से समझना कि 32,000 की हानि है। अब 32,000 की हानि है, ये मुझे 32,000 लाना है। 32,000 की हानि की भरपाई करने के लिए वो कितनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचे, सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे कि उसकी हानि जो है वो हानि और लाभ बराबर हो जाए। यानी सफ़ेद बेचेगा तो उसको क्या होगा, लाभ होगा, सफ़ेद बेचने पर लाभ होगा। लाभ कितना कमाना है उसको, जितना उसने हानि हुई है। हानि कितनी हुई है, 32,000 की, तो उसको लाभ भी कितना लेना है, 32,000 ही लेना है। तो यानी 32,000 लाने के लिए सफ़ेद बेचने पे क्या होता है, लाभ होता है, एक बोरी पर होता है 8 रुपये का। तो वो कुल कितनी बोरियों की संख्या बेचे, यानी सफ़ेद सीमेंट की, प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, सफ़ेद लिखना था प्रश्न में, तो यानी सफ़ेद सीमेंट की वो कितनी बोरियां बेचे कि उसको 32,000 के बराबर ही, 32,000 का लाभ था, नुकसान था, 32,000 का फ़ायदा भी हो जाए, तो उसका ना हानि ना नुकसान हो। तो यानी 8 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरा 32,000 आ जाए। तो देखिए 8 को किससे गुणा करें कि 32 आएगा, तो अगर मैं 0 को छोड़ दूं तो 8 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरा 32 आए, 8 को मैं किससे गुणा करूं कि 32 आए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 8 चौक 32। 8 को मैं 4 से गुणा करूं तो 32 आता है। तो अगर मैं 3 0 लगा दूं तो यहाँ पे भी 3 0 लगा दूंगी, उत्तर मेरा समान आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 चौक 32, 3 0 के 3 0। तो यानी मैं कितनी बोरियों की संख्या लिख दूँ यहाँ पे, 4,000। मेरा उत्तर कितना आ गया, 4,000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां। 4,000 क्या है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां अगर वो लेता है तो उसको ना फ़ायदा ना नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो 4,000 हमारा उत्तर आ जाता है। देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यानी
जो नीचे दिया गया है उसमें रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है कि यहाँ पे क्या आएगा। -3 को कहा जाए तो किससे गुणा करें कि 27 आए। तो -3 को मैं किससे गुणा करूँगी, 27 आए। तो सबसे पहले देखिए चिन्ह की बात कर लेते हैं। -3 को मैं किससे गुणा करूँ कि 27 आए। तो देखिए चिन्ह माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी चिन्ह क्या होगा, माइनस का ही चिन्ह होगा, जिससे क्या होगा उत्तर में प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी संख्या है उसको मैं माइनस का चिन्ह लगा देती हूँ आगे। अब मैं 3 को किससे गुणा करूँ कि 27 आए, यानी 3 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँ कि 27 आएगा। तो 3 को मैं 9 से बोल देती हूँ, 3 9 27। तो मेरा उत्तर क्या आ गया, -9। तो -3 को -9 से गुणा करती हूँ तो 27 आता है, क्योंकि माइनस माइनस के चिन्ह गुणा होकर क्या हो गया, प्लस का चिन्ह आ गया। बात कर लेते हैं बी की। 5 गुणा खाली जगह बराबर -35। अब मैं 5 को किससे गुणा करूं कि -35 आए। सबसे पहले चिन्ह की बात करते हैं। जिन संख्याओं को आपस में गुणा किया जा रहा है उसमें एक संख्या में तो कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, 5 के आगे कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, और उत्तर में माइनस का चिन्ह है, यानी एक संख्या में माइनस लगना चाहिए। तो जो मेरी खाली जगह में संख्या आएगी उसके आगे मैं माइनस लगा देती हूँ। अब मैं 5 को किससे गुणा करूँगी, 35 आए, यानी 5 का पहाड़ा मैं कब तक बोलूँ कि 35 आए। तो 7 बार बोलूँगी, 5 × 7 = 35। तो ये आ गया। सी भाग देखिए, किस संख्या को मैं -8 से गुणा करूँ कि मेरा उत्तर -56 आए। तो देखिए किस संख्या को मैं -8 से गुणा करूँ कि -56 आए। अब जिस संख्या के आगे जो संख्या खाली जगह में लिखी जाएगी वो प्लस की होगी या माइनस की होगी, प्लस की होगी, क्योंकि एक संख्या माइनस की है और उत्तर में भी माइनस की है। तो यहाँ पे संख्या तो होगी प्लस की। अब मैं किस संख्या को 8 से गुणा करूँगी 56 आए, 7 को, 7 × 8 = 56। तो +7 को -8 से गुणा करूँगी तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, -56। डी भाग देखिए, किस संख्या को मैं -12 से गुणा करूँ कि मेरा उत्तर आ जाए 132। तो उत्तर में प्लस का निशान है और यहाँ पर एक संख्या माइनस की है, तो दूसरी संख्या भी माइनस की होगी तभी उत्तर में प्लस आएगा। तो -12 को मैं किससे गुणा करूं, तो -12 को मैं -11 से गुणा करती हूँ तो मेरा उत्तर कितना आता है, 132। देखिए 12 को मैं 11 से गुणा करती हूँ, क्या आता है, 2 एकम 2 1 एकम 1 2 एकम 2 1 एकम 1 2 3 1 132 आ रहा है। तो किससे गुणा किया मैंने, -11 से। तो ये हमारा 9वां प्रश्न हल होता है।